प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्वितीय इकाई का पाठ 9 पढ़ाने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं और इसकी विधा नई कविता है। हिंदी और मैथिली भाषा के अप्रतिम लेखक और कवि बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में कविताएं लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने नैसर्गिक सुषमा का बड़ा ही मनोहारी एवं सुंदर वर्णन किया है। आप वर्ग संघर्ष के कवि हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। अप्रतिम नैसर्गिक सुषमा का हिमाद्री के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अतीत का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। आइए हम आगे आपको पढ़ाते हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, नागार्जुन जी की यह कविता अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अमल अमल अर्थात स्वच्छ, निर्मल, जिसमें मल न हो, गंदगी न हो। धवल शुभ्र, सफ़ेद, गिरि, पर्वत, शिखर। अमल धवल अर्थात स्वच्छ, निर्मल, सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर, शिखर में चोटी होता है, शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि बादल को वहाँ घिरते हुए देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों अर्थात हिमाद्री, विश्व के महान पर्वत श्रृंखला हिमालय की बात यहाँ चल रही है। हिमाच्छादित हिमालय के उच्च शिखरों पर बादल को कवि ने कहा है कि घिरते हुए हमने देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे छोटे छोटे उसके शीतल तुहिन कणों को, शीतल अर्थात पूर्ण ठंडा, तुहिन बर्फ के कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। मानसरोवर हिमालय के तिब्बत मध्य में स्थित तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील है, जहाँ कमल स्वर्णाभ दिखाई देते हैं। उन कमलों पर, स्वर्णिम सुनहले कमलों पर गिरते हुए तुहिन के कणों को कवि ने देखा है। बादल को घिरते देखा है। उन हिमाद्री के उत्तुंग शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग अर्थात जो उच्च हिमालय है, उसके कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। अनेक प्रकार, अनेक छोटी से छोटी और बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में, कवि कह रहे कि उनके श्यामल नीले रंग के सलील माने जल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुरविष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि ने कहा कि हिमालय के उस उत्तुंग ऊंचे कंधों पर जो झीलें हैं, उनके नीले जल में समतल प्रदेशों अर्थात ग्रीष्म क्षेत्रों से आकर के पावस वर्षा ऋतु की उमस से आकुल यानी व्याकुल होकर के तिक्त, तीखा, मधुर, मीठा विषतंतु कमल नाल के रेशे खोजते हंसों को उन झीलों के जलों में तैरते हुए देखा है। कवि कह रहे हैं कि बादल को घिरते देखा है। आइए देख लेते हैं।
इसके भावार्थ को कवि बाबा नागार्जुन जी कह रहे हैं कि हिमालय जो सफ़ेद और स्वच्छ शिखरों पर हमने बादल को घिरते देखा है। मोती जैसे स्वच्छ ओस के कणों को मानसरोवर झील के स्वर्णिम हवा सुनहले कमलों पर गिरते हुए देखा है। ऊंचे हिमालय पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नीले जल में समतल प्रदेशों से आकर वर्षा की उमस से छुटकारा पाने के लिए हंसों को विष तंतु खोजते हुए तैरते हुए देखा है। बादल को घिरते देखा है। आगे बढ़ते हैं। बसंत ऋतु, बसंत का सुप्रभात था, अर्थात बसंत ऋतु की सुबह की वेला थी। मंद मंद था अनिल बह रहा। उस वेला में धीरे धीरे अनिल मतलब हवा प्रवाहित हो रही थी। वालारुण की मृदु किरणें थीं। सुप्रभात अर्थात प्रभात के सूर्य की लालिमा की मृदुल किरणें आसपास के स्वर्णाभ शिखर पर पड़ रही थीं, अर्थात आसपास जो उच्च शिखर थे हिमालय के, उस पर वह लालिमा या लाल किरणें छिटक रही थीं, जिसे शिखर स्वर्ण आभा युक्त स्वर्णाभ, स्वर्ण धनाभा यश स्वर्णाभ अर्थात सुनहले आभा जैसा दिख रहा था। पूरा शिखर स्वर्णाभ जैसे सुनहले आभा से सराबोर हो गया था। एक दूसरे से विरहित हो, विरहित माने अलग। ये शिखर एक दूसरे से अर्थात दोनों या प्रत्येक शिखर एक दूसरे से अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, यह पास होने के बाद भी अलग अलग ही रहते थे और वे एक साथ होने के बाद भी आपस में मिल नहीं सकते। इनको अकेले ही रात बितानी पड़ती थी। कवि ने कहा, निशाकाल के चिरविशापित बेबसुन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि ने कहा कि निशा काल, निशा एक लाइन नहीं है इसमें, निशा काल, निशा में रात होती है, रात्रि के समय चिर अभिशापित, अनादि काल से जो अभिशप्त हैं, चकवा चकई, चक्रवाक पक्षी साइबेरियन पक्षी होता है, इसमें अंतरकथा है। उस अंतरकथा के अंतर्गत इनको अभिशाप मिला हुआ है कि यह रात में कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते, तो रात भर पी कहाँ कह के भटकते रहते हैं। आज भी यह दिखाई देता है और ज्यों ही सूर्योदय होता है आपस में मिलते हैं और फिर प्रसन्नता से एक साथ रहते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि निशा काल के चिर अभिशापित अर्थात रात्रि, प्राचीन काल से ही अभिशप्त रात्रि में न मिल पाने वाले चकवा चकई का प्रभात होते ही बंद हुआ क्रंदन, अर्थात उनका जो रोना था, उनकी जो चीख थी वह बंद हो गई उस महान सरोवर के तीरे। और पुनः ये दोनों आपस में मिलकर उस महान मानसरोवर के किनारे, तीरे मने किनारे, शैवालों की हरी दरी पर, जो है रंग के शैवालों की दरी जैसे थी, उस पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है, अर्थात उस पर आपस में इनका कलरव, इनकी खेल देखा गया है। बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि मैंने बादल को उन हिमाद्री के उत्तुंग पर्वतों पर घिरते हुए देखा है। आइए देखते हैं कवि
नागार्जुन जी कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के सुंदर प्रभात में हवा मंद मंद धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। बाल सूर्य की लाल लाल किरणें आसपास की चोटियों पर पड़ रही थीं। जो चकवा चकई पक्षी किसी साबस अलग अलग रात बिताते हैं, प्रातःकाल होने के कारण वे आपस में मिल जाते हैं, इसलिए उनका रोना बंद हो जाता है और पुनः वे महान सरोवर के किनारे हरी हरी घास पर दोनों में प्रेम विवाद फिर आरंभ हो जाता है। कवि ने यहाँ बादलों को घिरते हुए देखा है। सतसहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलखनाग से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि सत माने सैकड़, 100, सहस्त्र माने हजारों, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर दुर्गम दुष्कर कठिन बर्फानी घाटी में, बर्फ से आच्छादित घाटी में अलखनाग से उठने वाले, अलख अर्थात 9 दिखाई देने वाला, और लख जिसको हम देख नहीं सकते, नाभि अर्थात नाभि के केंद्र से भी कह सकते हैं, अलख माने केंद्र भी कह सकते हैं। नाभि के केंद्र से उठने वाले निज माने अपने ही उन्मादक परिमल, अर्थात अपने ही उन्मादक में नशा करने वाले परिमल माने सुगंध के पीछे धावित दौड़ दौड़ करके तरल तरुण माने युवा कस्तूरी मृग को उन घाटियों में अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आपने कस्तूरी मृग की कथा सुनी होगी। कस्तूरी मृग ऐसे होते हैं जिनके नाभि में ही कस्तूरी होती है और उनकी सुगंध उन्हें प्राप्त होती है। इसकी उपमा भी दी गई है राम के लिए, परब्रह्म के लिए। कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। तो कस्तूरी मृग के कुंडल से कस्तूरी की सुगंध आती है। वह उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे वन में दिन भर भाग दौड़ करता रहता है और पुनः, क्योंकि कस्तूरी की सुगंध तो उसको हमेशा आती है, जहाँ जाता है वहाँ आती रहती है, वह ढूंढता है, लेकिन कस्तूरी की सुगंध तो उसके अंदर ही है, कस्तूरी तो उसके अंदर ही इसकी सुगंध उसे मिल रही है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता और दिन भर उसी को प्राप्त करने के लिए चलता रहता है। कवि कह रहे हैं कि ऐसे जो कस्तूरी मृग हैं उन घाटियों में वह कस्तूरी की सुगंध तो प्राप्त करके उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, न मिलने पर अपने पर ही चिढ़ते हुए। कवि ने उन्हें देखा है, बादल को उस उतंग शिखर पर घिरते हुए देखा है। कवि बाबा नागार्जुन जी कहते हैं कि हजारों फुट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फ से ढकी हुई घाटी में कस्तूरी मृग अपनी ही नाभ से उठने वाले सुगंध को न जाने किधर से वह सुगंध आ रही है ऐसा मानकर वह भाग दौड़ करता रहता है और न मिलने पर अपने पर भी चिल्लाता है, अपने पर ही चिढ़ता है। बादल को कवि ने वहाँ घिरते हुए, ऐसे कस्तूरी मृग को देखा है और बादल को वहाँ घिरते हुए देखा है। कहाँ गया धनपत कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। धनपत कुबेर एक देवता हैं जिनको हम धन का मालिक कहते हैं। धनपत कुबेर कहाँ चला गया, उसकी वह वस्ती अलका कहाँ चली गई, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। यहाँ तो कालिदास ने जो कल्पना किया था व्योम आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा जल का, वह भी कहीं दिख नहीं रहा है, ठिकाना कोई स्थान नहीं दिख रहा है उसका। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कालिदास ने जिस मेघदूत की कल्पना की थी, जिस पर मेघदूत लिखा था, उस मेघदूत
का बहुत ढूंढने पर भी पता यहाँ इन मानसरोवर के किनारों पर चला नहीं। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। कभी कह रहे हैं कि वह छाया में बादल हो सकता है यहीं कहीं पर बरसा होगा। न जाने दो बरस पड़ा होगा, जाने दो वह कभी कल्पित था। बाबा नागार्जुन ने कहा, कवि नागार्जुन ने कहा कि उसको छोड़ दो क्योंकि वह कब की कल्पना थी मेघदूत की। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महावेग को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने कहा कि मैंने, वह तो कब की कल्पना थी, मैंने तो भीषण जाड़ों में, प्रचंड जाड़ों में, शीत ऋतु में नभचुंबी आकाश को छूने वाले कैलाश पर्वत के शीर्ष अर्थात उस शिखर पर महामेघ अर्थात महाबादलों के मेघ के को झंझानील अर्थात तूफान से गर्जना करते हुए, संघर्ष करते हुए देखा है, भिड़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने कहा कि धनपत कुबेर कहाँ चले गए और उनकी बस्ती अलकापुरी कहाँ चली गई। कालिदास के वे बादल कहाँ चले गए जो अपने में गंगा जल भर कर चलते थे। बहुत ढूंढने पर भी उस मेघदूत का कहीं पता नहीं चला। क्या पता वह बादल यहीं पर बरस पड़ा हो, लेकिन वह तो कालिदास की अपनी कल्पना थी। कवि कहता है कि उसने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत की उच्च चोटियों पर बादल को तूफानों से लड़ते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। आइए प्रस्तुत कविता में कवि ने नैसर्गिक सुषमा का बड़ा ही सजीव एवं यथार्थ चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमाद्री, उसके उत्तुंग शिखरों, झीलों, वसंत के प्रभात की मादक हवा, चकवा चकई का विरह वियोग, कस्तूरी मृग की मानसिक दशा एवं महामेघ की गर्जना का बड़ा ही जीवंत एवं मनोहारी चित्रण किया है। आइए हम इसके कृति को देखते हैं। पाठ के आंगन से सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल है, कवि ने बादल को यहाँ देखा। कवि ने बादल को यहाँ देखा। हिमगिर के उत्तुंग शिखरों पर, हिमालय के कंधों पर स्थित झीलों में, मानसरोवर झील के ऊपर और नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, यहाँ कवि ने बादल को देखा। ख है, इसमें विशेष और विशेषण को मिला करके लिखना है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण जो विशेष की विशेषता जो बताई, इसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। यहाँ गिरि है और यहाँ धवल है, तो धवल गिरि, गिरि यहाँ विशेष है और धवल विशेषण है, तो धवल भी गिरि या स्वर्णिम स्वर्णाभ गिरि दोनों होगा। स्वर्णाभ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गिरि स्वर्णिम नहीं, धवल गिरि, क्योंकि सबके जोड़े हैं यहाँ पर। यहाँ कमल दिया हुआ है, तो लाल लाल कमल, कमल विशेष है और विशेषण लाल है। या सुनहला भी कमल होता है, तो यहाँ स्वर्णिम
स्वर्णिम विशेषण है और विशेष्य कमल है। शिखर, शिखर विशेष्य है और स्वर्णाभ विशेषण है। कविता में दिया है, देखेंगे यह विशेषण है और यह विशेष्य है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेषण जो विशेषण होता है, जो किसी विशेष की विशेषता बतलाता है। मोती यह विशेष्य है, छोटे विशेषण है। और स्वर्णिम यहाँ छूट जाता है तो इसको कहीं लगा दो, यहाँ कमल लगा दो, स्वर्णिम कमल। अब आइए गौ देखते हैं। कवि के अनुसार अकल्पित कल्पनाएं, कौन सी अकल्पित कल्पनाएं थी? पहले में गगनचुंबी कैलाश की चोटी पर महामेघ गर्जन करता है। दूसरा, महामेघ झंझानील से युद्ध करता है, अर्थात तूफान से गर्जना करके युद्ध करता। घ है बसंत ऋतु, ऋतु बसंत का सुप्रभात, बाल अरुण और अनिल। बाल अरुण में मृद किरणें बाल अरुण की हैं और अनिल मंद मंद बहना। भावार्थ इसका लिखेंगे, इस पूरे पदखंड का ऋतु बसंत का बितानी होगी। अब आइए इसको समापन करते हैं। धन्यवाद।